बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स को। इस साल 25 में फंड्स को लेके, आईटीआर को लेके, आपके अकाउंट्स में जो पैसे हैं उनकी वेरिफिकेशन को लेके, सोर्स ऑफ इनकम को लेके, माँ बाप के पास कितना पैसा होना चाहिए, कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी या दादा दादी, ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अभी जो कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए भी समझने ज़रूरी हैं। तो जिन्होंने कंडीशनल ऑफर लेटर लेनी है या 24 पास आउट हैं या मास्टर्स हैं, फंड्स ऑस्ट्रेलिया में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, और आपने अपने फंड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और एग्रीकल्चर इनकम से कितनी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन आपको देंगी, ये तमाम पॉइंट्स मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ शेयर करेंगे। चीमा जी बेहद स्वागत है जी आपका। थैंक यू सर। चीमा जी मुझे ये बताइए कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं फंड्स को लेकर, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप मैं चाहूँगा कि एक एक करके बताएं। सर देखो, आपने फंड्स की बात करी है कि कितने इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि आज की डेट में तो सारे के सारी इम्पोर्टेंस ही फंड्स पे आ गई है, क्योंकि बच्चे तो सारे इंटेलिजेंट है। मैं तो बोलूँगा जो भी बच्चा एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में, मेरे कहने का ये मतलब है, किसी यूनिवर्सिटी में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 70% किसी कोर्स के लिए, तो वहाँ पे तो 70% वाला भी एलिजिबल है, 72 वाला, 95% वाला भी, वो सबको एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है, बट द थिंग इज एडमिशन के बाद फाइनेंशियल्स कौन दिखा पाता है। ये हो सकता है कि कोई 90% वाला बच्चा फाइनेंशियल्स के कारण रह जाए और 70% वाला वीजा ले जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर रखी थी। तो मैं ये बोलूंगा कि फंड्स उतने ही जरूरी हैं, उससे भी जरूरी हैं जितने आपके एकेडमिक्स जरूरी हैं। तो आपने जैसे बात करी कि कितने फंड्स चाहिए बैचलर्स मास्टर्स के लिए, तो सर देखो, 1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस, वन टाइम ट्रैवल इनकम प्लस करके मल्टीप्लाई करके ही जो डॉलर रेट है हम उसके एक्सपेंसेस निकालते हैं। तो चाहे बच्चा मास्टर्स में जा रहा है चाहे बैचलर्स में, उसकी फाइनेंशियल उसको जो फंडिंग है वो उतनी ही दिखानी है, 35 से 40 लाख के आसपास। और जो ITRs हैं, चाहे बैचलर्स है चाहे मास्टर्स है, वो 12 से 15 लाख के बीच होनी चाहिए। और एक ही स्पॉन्सर, हम तो यही बोलेंगे कि एक ही स्पॉन्सर आप ऐड कीजिए। मान लो आपके पेरेंट्स की 12 लाख की इनकम है तो साथ में ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड कर लीजिए, 3-4 लाख अगर उनकी इनकम है, या किसी और को, बट मोर देन 1 स्पॉन्सर आप मत ऐड कीजिए। हाँ, अगर आपके दादा दादी या फादर मदर है उसके बाद आप एक स्पॉन्सर ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जहाँ रियल ब्रदर सिस्टर दिखा रहे हैं तो ये सारे फर्स्ट ब्लड रिलेटिव भी होते हैं, तो इनके अलावा हम एक बंदा ऐड कर सकते हैं। तो फंड्स मैंने बता दिया कि चाहे मास्टर्स में जा रहे हो चाहे बैचलर्स में जा रहे हो, आपको 35 से 40 लाख के बीच में चाहिए। ITRs 12 से 15 लाख चाहिए। और फंड्स दिखा कैसे सकते हैं, वो हम हर बार यही चीज़ डिस्कस करते हैं। तो उसके बहुत चीज़ें हैं उसको दिखाने की, फाइनेंशियल्स को कि हम कैसे दिखा सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स दिखा सकते हो, पुरानी FDs दिखा सकते हो। आप अगर FDs रीसेंट है या सेविंग रीसेंट है तो उसका सोर्स दिखाना पड़ता है कि वो पैसा आया कहाँ से था। आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, लोग इन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके सोर्स से आप अपने फाइनेंशियल्स को शो कर सकते हो हाई कमीशन में। बाकी ITRs तो मैंने बता दिया कि 12 से 15 लाख के आसपास चाहिए। यस, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको अपनी एग्रीकल्चर इनकम को दिखाने के लिए आप तहसीलदार का सर्टिफिकेट दिखाइए ऑनलाइन वाला, अपने J फॉर्म्स दिखाइए ऑनलाइन वाले। बिजनेसमैन है तो बिजनेस को रजिस्टर्ड दिखाइए, GST नंबर, MSME में पुराना रजिस्टर्ड है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने फाइनेंशियल्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं कमीशन से। चलिए, थैंक यू सो मच। एग्रीकल्चर इनकम्स की एडमिशन वाली कितनी यूनिवर्सिटियाँ अभी? अब तो सर सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर इनकम लेनी शुरू कर दी है, बिकॉज उनको पता लग गया कि हाई कमीशन जब वीज़ा दे रहा है तो हम किस बात के लिए अड़ रहे हैं। देखो, हमेशा यूनिवर्सिटी मना करेगी ये सोच के कि इसको वीज़ा शायद ना मिले। मान लो मैं A यूनिवर्सिटी हूँ, मैं बोल रहा हूँ जी एग्रीकल्चर इनकम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप एक B यूनिवर्सिटी हो, आपने एग्रीकल्चर इनकम ली, आपने 100 केस हाई कमीशन ने लगा दिए, हाई कमीशन में आपको 90 वीज़ाज मिल गए, तो मेरे को तो ये लगेगा ना कि यार मैंने ये चांस मिस कर दिया कि हाई कमीशन तो वीज़ा दे ही रहा था और बच्चे पढ़ भी रहे हैं वहाँ पे जाके। तो हमारे जिस रीजन में हम बैठे हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे तो वैसे ही एग्रीकल्चरिस्ट है हर सेकंड बंदा। अगर कोई जॉब भी कर रहा है फिर भी उनकी ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे का वीज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, और ITRs में लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो भी करी होती है। इवन इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी और मेरे को चाहे 2 लाख सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो मैं उसकी इनकम भी दिखाऊंगा ना, बट दैट डजंट मीन मैं एग्रीकल्चरिस्ट हो गया और मेरे को हाई कमीशन वीजा नहीं देगा।
तो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हाई कमीशन क्या चाहता है। हाई कमीशन कभी भी ये नहीं बोलता कि एक एग्रीकल्चरिस्ट का बच्चा नहीं जा सकता या उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। हमने कितने वीज़ाज लिए हैं पिछले इनटेक में, जबकि पिछले इनटेक में सबसे ज़्यादा रौला था इस चीज़ का कि एग्रीकल्चर इनकम को वीज़ा मिलेगा कि एग्रीकल्चर इनकम वालों को वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपके पास अपनी इनकम को दिखाने के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। हाई कमीशन कभी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगा। जी चलिए, थैंक यू सो मच। तो फंड्स पर बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया मनप्रीत चीमा जी ने। स्क्रीन पे नंबर है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है तो चीमा जी से या अनीता मैम से एक बार बात ज़रूर करें। किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में ना जाएं जिसकी रेपुटेशन नहीं है। सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सिर्फ उसी में जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।